सीतापुर में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए और यूपी के लिए अच्छी बात है कि हम छोटे से छोटे एरिया में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? उसके लिए हमने कोर्ट में केस कर रखा, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिलता कि कोई प्रोविजन नहीं है, लॉ में कुछ लिखा हो कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले। माना जाता है कि ये आप नाम पूरे करेंगे तभी खोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों के व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है ऑनलाइन ट्रेडिंग से? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी सरकार ने कम किया, जो कि एक कंज्यूमर के लिए, एक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 7% जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं, जिनका टोटल मार्जिन ही 14-15% है, तो उनके पर्सनल पॉकेट से जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसमें व्यवसायियों को जो नुकसान है उसके बारे में ना सोचा, ना ही उसका कोई सोल्यूशन दे रहे हैं, और उसके बाद कंटिन्यूसली लेटर डालने के बाद भी हमें उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। बंदी की तरह एकदम से आए और बता दिया नोटबंदी। नहीं, हम अपने व्यवसाय पे ही रहना चाहते हैं, हम सरकार के बाकी इश्यूज में नहीं जाना चाहते। ग्राम में जो अभी इशू हुआ है वो उन दवाओं की अभी तक गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, और जांच हुई भी है तो वो अभी उसकी रिपोर्ट मार्केट में आई नहीं। मुझे यही कहना है कि जब तक दवाएं नकली साबित ना हो जाए, नकली होना ये हमारे ट्रेड के लिए दुर्भाग्य का विषय है। रेट को लेकर के अक्सर एक होता है, कभी रेट दवा का कोई कंपनी का ज़्यादा है, कोई कम है। ये रेट को लेकर के ग्राहकों में तमाम भ्रांतियां हैं, क्योंकि ग्राहक आप लोगों का भगवान होता है। चुनौतियां कब से आनी शुरू हुई दवा विक्रेताओं के सामने, और आप लोग चुनौतियों को लेकर कब से लड़ रहे हैं, और लगता है कि ये लड़ाई जीतेंगे आप? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब 72 जनपदों के दवा विक्रेताओं की एक बड़ी बैठक और कार्यशाला आयोजित होने जा रही है रविवार को। मेरी मौजूदगी इस समय सीतापुर के मयूर होटल में है, जहां पर आपको बता दें कि पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के कोने कोने से तमाम दवा विक्रेता इस समय आ चुके हैं। और खास बात यह है, सीतापुर जनपद के सारे दवा विक्रेता भी इस बैठक में और कार्यशाला में भाग लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, लोग जानना चाहेंगे, चूंकि आप लोग जीवन रक्षक दवाओं को बेचते हैं। जब लोगों को ज़रूरत होती है तो आप ही काम आते हैं, जीवन बचाने का काम करते हैं। आज दवा विक्रेताओं को इतनी बड़ी कार्यशाला और बैठक करनी पड़ रही है सीतापुर में, तो इसका मकसद क्या है, ये सर बताइए। नहीं, सीतापुर में हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये पाठशाला जैसे एजुकेशन प्रोग्राम हर महीने, हर साल पूरे देश में अलग अलग प्रदेश में करते रहते हैं। इसमें ये रेगुलर हमारा पार्ट ऑफ द सिस्टम ही है। सीतापुर में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ये यहाँ के लोगों के लिए और यूपी के लिए अच्छी बात है कि हम छोटे से छोटे एरिया में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सीतापुर में पहली बार हो रहा, अक्सर ये होता रहता है आपके यहाँ। लेकिन एक सवाल है जो दवा विक्रेताओं को लेकर के, कि आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं? बाहर से लगता है दवा विक्रेता हैं, लेकिन ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। नहीं, टाइम टू टाइम ये जो हमारे कंट्रीज में लॉज वगैरह चेंज रहते हैं, जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 का है, अंग्रेजों के ज़माने का चलता आ रहा है। उसमें हमने बड़ी सारी चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट भेजी हुई है। उसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस हुई हैं, लेकिन मेजर चेंजेस अभी भी रहते हैं। जैसे कि ऑनलाइन दवा लोग बेचते हैं, वो हमारे ड्रग एंड एक्ट में कहीं भी नहीं है, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। उसके लिए हमने कोर्ट में केस कर रखा, अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिलता कि कोई प्रोविज़न नहीं है, लॉ में कुछ लिखा हो कि उसके अगेंस्ट एक्शन ले। जब उसमें पहुंचने, जब कोई क्लॉज भी नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है, वो अनऑथराइज करे जा रहे हैं और गवर्नमेंट उसमें रिस्पॉन्ड नहीं करती है, हाई कोर्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। तो ऐसी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। यानी आप ऑनलाइन दवा विक्रेता जो हैं उनको आप चुनौती कोर्ट में दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग दुकान करते हैं तो उसके लिए काज एक माना जाता है कि ये आप नाम पूरे करेंगे तभी खोल सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऑनलाइन में सबसे बड़ी है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है दवाइयाँ नकली प्रिस्क्रिप्शन से बेच देते हैं। यदि आप दुकान पे फिजिकली कोई चीज़ लेने जाएं तो आपको मालूम चलता है कि सामने कौन है, 18 साल का बच्चा है या 40 साल का है, किस एज में ग्रुप में है, कौन सी मेडिसिन ले रहा है, उसका वो यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता, उसकी फैमिली में वो यूज़ कर सकता है नहीं कर सकता। एक दुकानदार को, क्योंकि पड़ोस में कस्टमर है, एक आइडिया होता है कि किस घर में क्या प्रॉब्लम है, क्या दवाइयाँ चल रही हैं। ऑनलाइन तो मालूम नहीं है, 12 साल का बच्चा मंगा रहा, 16 साल का बच्चा मंगा रहा, नशे की दवाई मंगा रहा है, बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई भरा है। अभी आपने रिसेंटली केस देखा होगा, कब सिर्फ का पता नहीं उसने ऑनलाइन मंगाई है, किसने मंगवाई, किसको पिलाई, तो वो हमारे पास हमारी बदनामी का कारण बनते हैं, जबकि उसमें इन्वॉल्व नहीं है हम। अच्छा, जो सिरप का मामला है वो ऑनलाइन आया हुआ था। मैं नहीं कह रहा कि कैसे भी आ सकता है। यदि आज
किसी ने अच्छा उसमें सिरप में भी नहीं है, हो सकता किसी को सूट ना किया हो, वो तो जब रिपोर्ट्स आएंगी तब मालूम चलेगा, उससे पहले हम पर्सनली कुछ उसमें कमेंट नहीं करना चाहते। अच्छा, एक ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कत, आप लोगों के व्यवसाय पर कितना असर पड़ा है ऑनलाइन ट्रेडिंग से? नहीं नहीं, बात देखिए व्यवसाय की नहीं है, व्यवसाय तो बढ़ते रहते हैं, कम होते रहते हैं। हम एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी है। मेडिसिन हमारे घर में हमारे फैमिली के लोग भी खाते हैं। बात 5 या 10% नहीं है। हमारी कंट्री में जो भी लॉ बना है उस लॉ के अंदर बिजनेस होना चाहिए, काम होना चाहिए। ऑनलाइन जो है टोटल अगेंस्ट द लॉ है, वो ज़्यादा प्रॉब्लम है। पब्लिक इंटरेस्ट में हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है, ध्यान है इसमें। ऑनलाइन की वजह से जो एक आम आदमी को तकलीफ हो रही है। व्यवसाय तो आप कोई भी बिजनेस करते हैं दिन में 5% 10% ऊपर नीचे होता रहता है। इसमें व्यवसाय हमारा नुकसान कम या फायदा नहीं, इसमें पब्लिक का बहुत नुकसान है। सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, और दूसरी बात, दवा विक्रेता इस समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जीएसटी सरकार ने कम किया, जो कि एक कंज्यूमर के लिए, एक पेशेंट के लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको 7% का कम से कम आगे फ्यूचर में मेडिसिन कम देनी पड़ेगी और हर आदमी तक दवा पहुंचेगी। लेकिन ये 7% जो हमारे छोटे व्यवसायी हैं जिनका टोटल मार्जिन ही 14-15% है, तो उनकी पर्सनल पॉकेट से जा रहा है। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ नहीं किया। जो कंपोजिशन स्कीम है, हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी लेटर लिखा, स्टेट जो भी मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर उनको भी किया, प्राइम मिनिस्टर को भी लेटर लिखा कि आपने एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया, डिक्लेयर किया, इम्प्लीमेंट कर दिया। उसमें जो लॉस था उसका कोई प्रोविज़न नहीं रखा। आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कोई सूचना नहीं की और आपने सीधे लागू कर दिया। छोटे जो दवा विक्रेता हैं उनकी कमर तोड़ दी। नहीं, तैयारी गवर्नमेंट ने की होगी, सूचना गवर्नमेंट ने दी होगी, लेकिन जिनको हमारे व्यापारी को जो उससे नुकसान हुआ उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ कंज्यूमर के बारे में सोचा, अपने एजेंडे के बारे में सोचा कि हमें ये करना है, लेकिन उसमें व्यवसायियों को जो नुकसान है उसके बारे में ना सोचा, ना ही उसका कोई सोल्यूशन दे रहे हैं। और उसके बाद कंटिन्यूसली लेटर डालने के बाद भी हमें उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। क्या करना चाहिए था? नहीं, करना ये चाहिए था कि या तो जो एक कट ऑफ डेट रखते हैं, जो एमआरपी मार्केट में प्रिंट आके आ चुका है। यदि अभी आप कोई दवाई लेने जाते हैं 120 रुपये की है, अब 112 की मिलनी है, एक को 10 मिलनी है, 108, अलग अलग रेट आ गए हैं। प्रिंट 120 है। यदि कंज्यूमर को वो 105 की भी देता तभी कंज्यूमर के दिमाग में डाउट रहता है। तो गवर्नमेंट को करना ही चाहिए था कि जो एमआरपी का स्टॉक है मार्केट में उसको खत्म होने के बाद इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि प्रोडक्शन की कट ऑफ डेट रखते हैं कि इस डेट से आप नए टैक्स का रेट बनाएंगे, नया एमआरपी आएगा, तो ना कंज्यूमर को कंफ्यूजन होता ना दुकानदार को नुकसान। जैसे नोटबंदी की तरह एकदम से आए और बता दिया नोटबंदी है। नहीं, हम अपने व्यवसाय पे ही रहना चाहते हैं, हम सरकार के बाकी इश्यूज में नहीं जाना चाहते। अच्छा, ये तो हो गई जो अभी लागू किया जीएसटी वाला फार्मूला। और कार्यशाला में आपके कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप लोग आपस में साझा करेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे, फिर सरकार को सुझाव देने वाले हैं? नहीं, नेशनल लेवल के इश्यूज मैंने बताए, हमारे सुधीर जी साथ में यूपी को हेड है, इंचार्ज है, ये डिटेल में आपको बताएंगे कल की कार्यशाला में, क्योंकि ये उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रॉपर सुधीर जी। तो देखिए, जो नेशनल इशू हैं दवा विक्रेताओं के सामने, जो दिक्कतें आ रही हैं वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से जो दिक्कतें आ रही, जो जीएसटी को लेकर के अभी सरकार ने लागू किया, उसको लेकर जो छोटे और मझोले दवा विक्रेता हैं उनके सामने क्या दिक्कतें आने वाली हैं उनको आपने साझा किया कि कोई भी सरकार ने अपना एजेंडा लागू किया उन तक सूचना नहीं पहुंची और बेहतर होता कि उन्हें एक टाइम बाउंडेशन कर देते, कम से कम जो स्टॉक उनका था उसकी बिक्री कर लेते, फिर ये लागू करते। उनकी कहीं ना कहीं कमर तोड़ कर रख दी। तो इन सब बिंदुओं को लेकर के चर्चा होने वाली है दवा विक्रेताओं की। और सीतापुर में पहली बार 72 जनपदों से दवा के तमाम ऐसे पदाधिकारी यहाँ पर जुट रहे हैं, उनको हमसे साझा कर रहे थे। अब उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है दवा को लेकर के वो आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आगरा को लेकर के जो कुछ आया सामने, वो उसने कितना डेंट लगाया आप लोगों पे? देखिए, मैं सुधीर अग्रवाल, जनरल सेक्रेटरी ओसीडी यूपी। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। आगरा में जो अभी इशू हुआ है वो उन दवाओं की अभी तक गुणवत्ता की जांच नहीं हुई, और जांच हुई भी है तो वो अभी उसकी रिपोर्ट मार्केट में आई नहीं। और इसको मीडिया से दिया गया है कि ये दवाएं सारी जो है नकली दवाएं पकड़ी गई हैं। मुझे यही कहना है कि जब तक दवाएं नकली साबित ना हो जाए, नकली होना ये हमारे ट्रेड के लिए दुर्भाग्य का विषय है और सरकार के लिए भी चिंता का विषय है कि इसमें पूरा विभाग है, एफडीए है, और एफडीए विभाग अगर इतने दिनों से इस तरह का व्यवसाय हो रहा था तो उनकी कहाँ तक पहुँच थी।
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके का अधोमानक दवाओं का व्यापार कहीं भी हो रहा है पूरे प्रदेश में, तो ऐसे लोगों को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके हम लोग पुरजोर समर्थक हैं। बिल्कुल, कोई भी शायद दवा विक्रेता ये नहीं चाहेगा कि वो कम से कम किसी अपने ग्राहक को नकली दवा दे, चूँकि उसके साथ चूँकि वही अस्थायी रूप से व्यवसाय करता है, और वो क्यों चाहेगा कि वो दवा उसके लिए हानिकारक हो या जीवन पर भारी पड़ जाए। भाई वही दुकान करना है तो वो क्यों चाहेगा। ये तो बात हो गई आपकी। रेट को लेकर के अक्सर एक होता है, कभी रेट दवा का कोई कंपनी का ज़्यादा है, कोई कम है। ये रेट को लेकर के ग्राहकों में तमाम भ्रांतियां हैं, क्योंकि ग्राहक आप लोगों का भगवान होता है। बहुत बहुत अच्छी और ये हमारी कार्यशाला की बात को आपने उठाया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। और ये भारत सरकार की एक संस्था है NPPA, नेशनल फार्मा प्राइसिंग अथॉरिटी, और इनका काम ही है कि दवाओं की दाम का संतुलन बनाना। और अगर दवा एक ही सॉल्ट की कई दवा कई MRP में होता है, इसके लिए हमारा व्यापारी, दवा व्यापारी कहीं भी दोषी नहीं है। और सरकार से हम मांग भी करते हैं कि एक दवा का जो मूल्य होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए। और हमारी मार्जिन भी फिक्स है। हमारी थोक और फुटकर की मार्जिन 10 और 20% की मार्जिन है। हम उससे मार्जिन ज़्यादा नहीं चाहते। और सरकार से ये कहते भी हैं कि दवाओं में इतना रेट ऊपर नीचे होने से हमारी भी क्रेडिबिलिटी पर ये प्रश्न होता है कि दवाएं सही हैं कि गलत हैं। और डिस्काउंट का जो स्ट्रक्चर है वो भी इससे प्रभावित होता है। और हमारी जो संदिग्धता है कि दवा सही है या गलत है, ऐसे में हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अगर दवाओं की जो मूल्य निर्धारण हो एक समान होना चाहिए। पूरे देश में एक दवा का मूल्य होना चाहिए। अगर कोई साल्ट बनता है तो उसका सबका मूल्य एक होना चाहिए। देखिए, बड़ी मांग कर दी। आप लोग पदाधिकारी हैं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के, आपने खुद इस पीड़ा को समझा है और कहा है कि एक रेट निर्धारित किया जाए। दुर्भाग्य देखिए कि नकली दवा पकड़ने के लिए विभाग है निर्धारित, दवा का रेट एक रहे उसके लिए भी विभाग है, लेकिन आज आवाज बुलंद कौन कर रहा है? दवा विक्रेता। आवाज उठा कौन रहा है? दवा विक्रेता। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जब आपने विभाग निर्धारित कर दिए तो वो काम क्या कर रहे हैं, उनका काम क्या है आखिर, और बदनामी किसके सिर आ रही है? दवा विक्रेताओं के। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सीतापुर में रविवार को इन्हीं पर मंथन और चिंतन होगा, और यहाँ से उठी आवाज़ सरकार तक भी जाएगी। तो आप लोग जो ये कार्ययोजना कार्यशाला करते हैं, बैठक करते हैं, ये फिर सरकार तक इसका जाता है लेखा जोखा? हमारी हर जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं उसमें जो मेन मुद्दे सरकार से रिलेटेड होते हैं वो सरकार को जाते हैं, और बाकी जो मुद्दे फार्मा इंडस्ट्री से जो मैन्युफैक्चर हैं, जो दवाइयाँ बनाते हैं, उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनको जाते हैं। मतलब जो भी हम चीज़ डिस्कस करते हैं, डिस्कशन को कोई फ़ायदा नहीं जब उसके रिजल्ट नहीं आए। डिस्कशन का पर्पज़ यही होता है कि हम मुद्दों को ढूंढें, क्या क्या मुद्दे हैं और किस डिपार्टमेंट के हैं। यदि फाइनेंस का है तो फाइनेंस को जाता है, हेल्थ का है तो हेल्थ को जाता है, और यदि इंडस्ट्री का, फार्मा इंडस्ट्री का, तो फार्मा इंडस्ट्री को जाता है। और उसके बाद सिर्फ जाता नहीं है, हम रेगुलर फॉलोअप करते हैं और उसका सोल्यूशन भी ढूंढते हैं। ये कार्यशाला के बाद क्या कुछ होता है वो बता रहे हैं। चुनौतियां कब से आनी शुरू हुई दवा विक्रेताओं के सामने, और आप लोग चुनौतियों को लेकर कब से लड़ रहे हैं, और लगता है कि ये लड़ाई जीतेंगे आप? देखिए, निश्चित जीतेंगे। संघर्ष में शक्ति है और एकता में ही बल है। तो हम लोग अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी एक संगठित हमारा वो है, हमारी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, जिसके 12,40,000 हमारे सदस्य हैं। आज हमारे प्रदेश की जो संख्या 1,30,000 सदस्यों की संख्या है। तो मुझे जाहिर सा मुझे विश्वास है कि हम लोग एक रह के अपनी मांगों को बुलंद करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ जरूर पहुंचाएंगे। तो जब इतने सदस्य हैं तो सरकार को बता दीजिए उनको कि हम भी वोटर हैं, हमारी भी बात सुने। बिल्कुल सही। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 2027 में प्रदेश का चुनाव है और उसके बाद देश का चुनाव है। तो हमारे दवा व्यापारियों के साथ 1,30,000 दवा व्यापारियों के साथ उतने परिवार भी जुड़े हैं। तो हम लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं और सरकार से हम लोग बिल्कुल सहजता से ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा दवा व्यापारी स्वच्छ व्यापार करना चाहता है और आम जनमानस तक। देखिए, ये जो परेशानी आई कोरोना काल से आई,
कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान पर बाजी लगा के हमने दवाएं लोगों तक पहुंचाया। उस समय सरकार ये कोरियर और सब चीज़ बंद थी। हम लोगों ने एक तरीका ढूंढ के किसी तरह ज़रूरतमंद को दवा देने की व्यवस्था लगाई और उसके बाद सरकार ने उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके ये ऑनलाइन को बढ़ावा दिया, जिसका आज कितना कुप्रभाव है कि आज हमारा जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। हमारी जो बच्चियां हैं वो आपके गर्भपात वाली दवाओं को आसानी से पा रही हैं। आज हमारा अगर जो हमारे देश के हमारे AIOCD की संस्था ने एक नारा दिया है, अपना व्यापार अपनों के साथ, हम स्वच्छ व्यापार करके उन्हें बताते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी हमारे शहर का आदमी हमसे दवा लेता है तो उससे हम जुड़े हैं और जुड़ के हम उनसे बताते हैं, उनको हम अच्छी दवाएं देने का प्रयास करते हैं और उनके दवाओं का प्रभाव कुप्रभाव के बारे में भी हम उनको चर्चा करके उन्हें बताते हैं। और यहाँ कम से कम फार्मासिस्ट के हाथ में होता है, आपके यहाँ तो फार्मासिस्ट करते हैं ना। देखिए, हमारा एक व्यवसाय है, उसका एक नियम है और नियम से हम लोग काम करते हैं। हमारा व्यवसाय है, उसमें एक जो लाइसेंस मिलने की प्रक्रिया है, लाइसेंस के सारी प्रक्रिया के मानकों को पूरा करके हम लाइसेंस लेते हैं। ये ऑनलाइन कंपनी की दवाएं जो आती हैं, न तो इनके रखरखाव का कोई सीमा है, न इसे बेचने और देने का कोई सीमा है कि कौन दवा बेच रहा है, कौन ला रहा है। दवाएं अच्छी हैं, नकली हैं, लेकिन अगर ऑनलाइन से ये व्यापार हो रहा है तो इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आगे सरकार के सामने हम मांग रखते हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम देशव्यापी हड़ताल पर भी जाने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, ये बड़ी चेतावनी है, बड़ी एक सरकार को चेतावनी दी गई है दवा विक्रेताओं के द्वारा कि वो बराबर अपनी मांग को, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो देशव्यापी हड़ताल पर भी जाने को बाध्य हो जाएंगे। तो सोचिए फिर उस समय क्या हाहाकार मचेगा जब लोगों को एक सेकंडों में दवा की जरूरत होती है और अगर कहीं दवा विक्रेता हड़ताल पर चले गए तो फिर आपका जीवन कैसे सुरक्षित बचेगा। सरकार को भी सोचना चाहिए। हम आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने बताया इतनी कार्यशालाएं, इतनी बैठकें होती हैं, क्या कोई बात मनवा सके सरकार से? मैं पहले सुधीर जी की बात जो आपने बोली वोटर्स की भी, उसमें अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहता हूँ। हम कभी भी जो भी हड़ताल वगैरह पे नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। यदि मेडिसिन की दुकान ही मजबूर आदमी को दवाई ही नहीं मिलेगी तो वो कहाँ जाएगा? उन्होंने कहा बाध्य होंगे। नहीं, हम चाहते ही नहीं कि पब्लिक को, क्योंकि हम पब्लिक इंटरेस्ट भी है ना, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस बीमार आदमी को दवाई चाहिए उसको दवाई मिले। इसलिए बाइकआउट हमारा लास्ट वो रहता है। हम हर सरकार से मनवाने का एक रास्ता होता है कि थोड़ी सी भाषा ऐसी यूज़ कीजिए जिससे कि सरकार जल्दी माने। हमारी बात वहाँ तक है, लेकिन हम दिल से नहीं चाहते कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं कि हमें वेबसाइट को बाइकआउट करना पड़े। इसलिए सुधीर जी की बात को कंटिन्यू करते हुए मैं कहता हूं कि सरकार को जो भी हमारी प्रॉब्लम सुननी चाहिए, उसका टाइमली सोल्यूशन आना चाहिए। हमें ऐसी सिचुएशन पे नहीं पहुंचना चाहिए जहां पब्लिक को या आम पेशेंट को जिसको दवाई की जरूरत है उसको कोई नुकसान पहुंचे। ये बात हो गई, सरकार ने आपकी बात मानी। आप इतनी कार्यशालाएं करा रहे हैं, आप इतनी बैठकें कर रहे हैं, कोई बात आपकी मानी गई? चूंकि ऑनलाइन वाला जो समस्या है ये कई सालों से है और नकली दवा की भी समस्या है और रेट को लेकर के भी तमाम बातें उठती रहती हैं। नहीं, उसमें सरकार से हम जितनी बातें आते हैं, क्योंकि सरकार काम करने का एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, मानी कौन सा डिपार्टमेंट कौन से क्लॉज में चेंजेस करनी है, मिनिस्टर्स में जाना है या पार्लियामेंट में पास होना है। तो नंबर ऑफ चीज़ें जो हमने रिक्वेस्ट की हैं, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात है, वो चल रहा है। पूरा नया ड्रग एंड कॉस्मेटिक कमिंग फ्यूचर में आने वाला है। सुधीर जी ने जो बताया कि प्राइस एक जैसा होना चाहिए, सरकार ने हमारी बात मानी कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनाई। उसमें जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनका ऑलमोस्ट कुछ काफ़ी मेडिसिन का प्राइस एक फिक्स कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन जिनका प्राइस फिक्स होना चाहिए, जिससे कि कंज्यूमर को एक विश्वास हो, एक सरकार पे और एक व्यापारी पे भी, कि हमारे को प्राइस ओवर चार्ज नहीं किया जा रहा और हमारे को राइट प्राइस पे मिल रहा है। जबकि MRP होता है, GST है, ओवर चार्ज का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन उसके मन में यदि कोई शंका भी होती है तो वो भी नहीं होनी चाहिए। वो भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, दवा विक्रेताओं के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर ही वर्कशॉप होनी है, बैठक होनी है और अपनी बातों को साझा करेंगे उत्तर प्रदेश के 72 जनपदों से आए दवा विक्रेतागण और सीतापुर के कोने कोने से आए वो दवा व्यापारी
जिनके बारे में यहाँ चिंता व्यक्त की जाएगी कि कैसे मझोले और छोटे जो दवा विक्रेता हैं वो अपना व्यवसाय कर सकें, और साथ ही सरकार को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किन समस्याओं से दवा विक्रेता जूझ रहे हैं और उन समस्याओं को उन्हें दूर करना चाहिए ताकि इनका भी व्यवसाय चल सके और साथ ही जो इनकी जिम्मेदारी है उसका ये बखूबी निर्वहन कर सकें। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।